आना हुआ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। हम फीचर्स पे बहुत फोकस करते हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, वुमेन। खुशकिस्मती क्या है कि मैं वो कौन सा मोमेंट था जब आपने जर्नलिज्म बात था कि लोगों को कम्युनिकेट करना, लोगों जब आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पे होंगे, तो क्या मुझे ये नहीं बताना चाहिए दुनिया को कि एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये तमाम खबरें अंग्रेजी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्शिनाज, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम उर्दू मीडिया 2.0। आज का एपिसोड सिर्फ जर्नलिज्म पर नहीं बल्कि एक अहम सवाल पर मबनी है। हम बात करने वाले हैं जर्नलिज्म, जियोपॉलिटिक्स और उर्दू के फ्यूचर पर, और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या लैंग्वेज हमारे फ्यूचर को लिमिटेड कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे जर्नलिस्ट जो जर्मनी का ग्लोबल मीडिया नेटवर्क DW के एडिटर हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिकल जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को उर्दू ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, मिस्टर सलाहुद्दीन जैन सर। वैसे हम लोग आपसे अच्छी तरह से वाबस्ता हैं कि मतलब आप कहाँ से हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स आपको नहीं पहचानते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी स्कूलिंग और आपका किस तरीके से इस फील्ड में आना हुआ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। तो मेरा ताल्लुक़ तो यूपी में बहुत ही मारूफ एक ज़िला है बाराबंकी, वहाँ से है। लखनऊ की बिल्कुल मुत्तसिल है और मेरी बचपन की तालीम भी वहीं पे हुई है। ये अच्छी बात ये थी कि हमारे दौर में वहाँ पे बहुत से स्कूल उर्दू मीडियम में होते थे। तालीम वही होती थी स्कूल की, लेकिन उर्दू मीडियम के स्कूल होते थे। और वहाँ पे स्कूलिंग करने के बाद मैं दिल्ली आया आला तालीम के लिए, तो जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद वहीं से मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जो है बड़ा फेमस है, वो शाहरुख खान ने वहीं से पढ़ा, बहुत से लोगों ने की एनीवे। तो वहाँ से मैंने फिल्म एंड टेलीविज़न में प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें फोकस करके किया था और काम किया। और लेकिन मेरा जो आगाज़ हुआ वो हैदराबाद से हुआ, इत्तेफाक से ETV का एक ग्रुप था। तो जब मैं यहाँ काम करने आया तो ये इत्तेफाक की बात है कि मुझे उर्दू ज़ुबान आती भी थी, तो मुझे उर्दू से मौका मिला और मैं बुनियादी तौर पे प्रोडक्शन का काम किया करता था, यानी फ़ीचर स्टोरीज़। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जर्नलिज़म का तजर्बा नहीं था, मुझे टेलीविज़न और फिल्म मेकिंग का में ज़्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन जब मैं आया न्यूज़ में तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा है ना। न्यूज़ बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है, हर वक्त आप मूव करते रहते हैं, इस पल कुछ है उस पल कुछ है। दैट वाज क्वाइट एक्साइटिंग। तो फिर मैं आया और फिर न्यूज़ करने लगा। थोड़े दिन के बाद ही मेरा ख्याल है 1.5 साल काम किया होगा, बहुत ही कम एज में। कॉलेज के ज़माने से समझ लो अभी कुछ पेपर मेरे रह ही गए थे। उसके बाद BBC में मेरा मुलाजमत मिली, काम किया। वो रेडियो का ज़माना था लेकिन वेबसाइट आ चुकी थी, एंड दैट वाज अ पीरियड कि पीपल वर एक्सपेरिमेंटिंग विथ मल्टीमीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म। अब तो ना, अब इसका डिजिटल जर्नलिज्म अब कहते हैं, पहले उसको मल्टीमीडिया कहते थे, क्योंकि टेक्स्ट भी होता था, तो तस्वीर भी होती थी, पिक्चर्स भी होती थी, और मुख्तलिफ वीडियो तो बहुत बाद में आया एनीवे। तो मैं कहूँगा ये खुशकिस्मती की है कि मैं शुरू से ही डिजिटल मीडिया में आया। यानी मुझे याद है पहले दिन आने के बाद ही मुझे बिठा दिया गया कंप्यूटर पे और टाइप करके स्टोरी और पिक्चर्स लगाना। ये वो पीरियड था जब बहुत कम लोग करते थे। तो वो फिर एक सिलसिला चलने निकला, रेडियो और मल्टीमीडिया, डिजिटल जर्नलिज्म। उसके बाद मैं तकरीबन 12-13 साल काम किया। फिर मैं बाहर चला गया था अमेरिका, कुछ हायर स्टडीज़ के सिलसिले में। वहाँ पे फिर 2-3 साल के बाद आया तो देखिए ये वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब मैं जब दोबारा आया इंडिया तो ये इत्तेफाक की बात है कि उस ज़माने में ETV भारत के लोग चैनल लॉन्च कर रहे थे और मैं यहाँ हेड बन के आया, जहाँ से मैंने करियर शुरू किया था। 2-2.5 साल यहाँ पे काम किया और फिर मुझे ये मौका मिला डॉयचे वेले के साथ जुड़ने। और DW जो है जर्मन लफ्ज़ है, डॉयचे वेले मीन्स उसको आप वॉइस ऑफ जर्मनी जो था उसके ही तकरीबन उसका तर्जुमा है। डच कहते हैं जर्मन को, जर्मनी अपने आप को डच बोलते हैं, और वेला बोलते हैं वेव्स को या वॉइस को। तो मुझे लगता है कि जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ वॉइस ऑफ जर्मनी को उन्होंने डॉयचे वेले कर दिया, बड़ा फेमस है। अब तो मेरा ख्याल है तकरीबन 32 लैंग्वेजेस में ये ऑपरेट करता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड ऑफ कोर्स जर्मन, मेन लैंग्वेज जो उनकी है।
एडिटोरियल जो पॉलिसीज़ होती हैं वो यूरोपियन है, जो BBC की है, तकरीबन उनकी भी है, थोड़ा फ़र्क है। हमारा स्लोगन है DW मेड फॉर माइंड। तो जर्मन के बारे में एक बात ये कही जाती है कि उनको कोई पार्टी भी करने दोगे तो उसको फिलोसफिकल बना देंगे, क्योंकि उनके यहाँ बहुत बड़े गुजरे भी हैं, कार्ल मार्क्स और क्या, हर चीज़ में फ़िलासफ़ी घुसा देते हैं। तो इसी सेंस में उसको मेड फॉर माइंड किया। तो हम इन डेप्थ जर्नलिज्म करते हैं। मसलन ये कि आजकल सबको पता, कुछ भी वाक़या हो जाए दुनिया में आपको अभी सेकंड में पता चल जाएगा। तो उसकी जो तह में जाने का काम है वो हम करते हैं, उसकी वजूहात क्या है, वो क्यों हुआ होगा, फ्यूचर क्या है। तो सपोज़ ईरान में, फॉर एग्ज़ाम्पल, ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अब ये सब करेंगे कि मुजाहरे हो रहे हैं, हाँ मुजाहरे, ये खबर है। हमारा जो फोकस होता है इन डेप्थ वो ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं कि इसका क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा, इसका क्या इम्पैक्ट ईरान की सियासत पॉलिटिक्स पे होगा, फ्यूचर कैसा दिखता है, क्या ये जो रिजीम है सरकार अभी थियोक्रेटिक, उसका क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बहुत इन डेप्थ, अगर हमारे आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो न्यूज़ के अलावा, न्यूज़ भी करते हैं बट बहुत ही डीप। और दूसरे एक ये चीज़, दूसरी हम फीचर्स पे बहुत फोकस करते हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली बॉर्डर्स पे। आप देखेंगे कि बॉर्डर्स पे जो लोग दुनिया में रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उनको कोई पूछता नहीं, उनकी कोई स्टोरी नहीं करता है। यानी आप कहीं के भी बॉर्डर ले लें, आप हमारे मुल्क में देख लीजिए, आप चाहे कश्मीर चले जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब वहाँ आप जाएंगे, मतलब आप तस्वुर करेंगे कि कैसी उनकी ज़िंदगियाँ हैं। इट्स लाइक अ जेल, आई वुड से। तो हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। ये है DW का अपना जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और हमारा तो सर, आप जैसे जियो पॉलिटिक्स में काम करते हैं, तो क्या आपका बचपन से इसमें शौक़ रहा है या घर में ऐसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बैकग्राउंड रहा है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इसमें आया हो? हाँ, बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है। तो देखिए, मैंने जैसे कि इब्तदा में कहा आपको कि सच बात यह है कि मैं जर्नलिज्म इतना ज़्यादा नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मज़ा क्यों आने लगा। ये बात सही है कि मेरे वालिद का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा BBC वगैरह सुनते थे रेडियो पे, और थोड़ा सा उनका सियासत से रब्त भी था। पॉलिटिक्स में न सिर्फ दिलचस्पी थी बल्कि वो ख़ुद भी उसमें शामिल थे। तो वो मैंने बचपन से देखा था। लिखने का शौक़ था मुझे बचपन से, मेरी ये आदत थी। जो भी हमारे सहाफ़त जर्नलिज़म के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना भी चाहता हूँ, लिखने आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपको अंदाज़ा करेंगे, आपको हैरत होगी सुन के कि मैं अपने दोस्तों को 20-20 पेज के लेटर लिख लेता था। है ना हैरत की बात। आज किसी से कहोगे तो बड़ी हैरत करेगा कि मेरे दोस्त को क्या लिखते होंगे 20 पेज के लेटर। लेकिन मेरे पास है कुछ लेटर अभी भी, मतलब दोस्तों के पास है। वो कहते हैं यार क्या वो ज़माना था कि हम 20-25 पेज का तेरा लेटर पढ़ते थे और मज़ा आता था। और वो होता नहीं कि जैसे हम स्कूल से चले आए दिल्ली, तो अब मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, एक अलीगढ़ में है या कहीं लखनऊ में है, तो उसको अपने उस दिनों की याद दिलाया। और उन्होंने तो कहते हैं ग्रुप में तो लिखना आना चाहिए। जब लिखना आपको आ जाएगा, अब आप बहुत मुख्तसर भी लिख लेंगे और बहुत लंबा भी लिख लेंगे। वो अकॉर्डिंगली एक चीज़ है। मुझे लिखना आता था, तो मैं जब जर्नलिज्म में आया और ये सब चीज़ें सीखना होता है। मैंने बताया ना, मेरे अंदर जो जर्नलिज्म का पैशन आया वो सिर्फ इसलिए आया कि हम बड़े एक्साइटेड रहते हैं, बड़ा मूव पे रहते हैं, स्टैग्नेंट नहीं रहते हैं। इस पल कर रहे हैं, कुछ अचानक बड़ी खबर, ओ भागो चलो। एट द सेम टाइम बहुत हार्ड वर्किंग का काम है। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि मुझे याद है जब मुंबई अटैक हुआ और मुझे भेजा गया, तो हम उन सब जर्नलिस्ट में सबसे पहले थे जो सुबह पहुंच गए थे। पूरी फ्लाइट जर्नलिस्ट से भरी थी जो दिल्ली मुंबई आई थी, उसमें से मैं था। और बड़े पॉपुलर मैंने आर्टिकल भी लिखे कि कैसे स्टोरीज़ हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है। अब आप आए हैं, आपको नाश्ता भी नहीं मिला है और आपको फ़ोन आ रहा है कि भाई पहला बुलेटिन है, तब वो FM, और आपको ख़बरें करनी है। आप उस अफसर से पूछते हैं, इस अफसर से पूछते हैं, हालात देखते हैं ना। तो मेहनत का काम है एट द सेम टाइम, बट एक्साइटिंग है। जिम्मेदारी बहुत है। जिम्मेदारी ये है कि आपको पढ़ रहे होते हैं हज़ारों लोग,
कई बार लाखों लोग आपको सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, तो कहीं गलत आप तो नहीं, कहीं आप खुद तो जज्बात की राह में नहीं बह जा रहे हैं। ये सब होता है हम सबके साथ, तो ये जिम्मेदारी का भी काम है। बट मैं ये कहूँगा कि जो पैशन है इसमें वो करें, वो मतलब वो ये सोचे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लोगों को क्या बता रहा हूँ, मैं क्या जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, क्या मैं ईमानदारी, उससे अगर वो करेगा यकीन जानिए कि आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये फील्ड ऐसी ही है। तो सर वो एक मोमेंट हम लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन सा मोमेंट था जब आपने जर्नलिज्म की तरफ अपना रुख बदल किया कि हम इधर ही जाना चाहते हैं, क्यों आपने जर्नलिज्म को ही चुना? आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे। हाँ, तो मैंने जैसे कि बताया ना कि बहुत एक्साइटिंग होता है किसी को कम्युनिकेट करना। मैं खुद, मुझे लिखने का तजुर्बा था, मुझे ये लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरी आवाज़ को ज़्यादा पहुंचा सकता है, और रेडियो पे मैं कोई ख़बर करूंगा, उसको हज़ारों लोग सुनेंगे, और लिखता भी था, और ये न्यूज़पेपर से ज़्यादा वसी होगा। तो ये जो एक जज्बा था कि लोगों को कम्युनिकेट करना, लोगों को बताना, सीखना और बताना, उनका फीडबैक लेना, उसको इम्प्रूव करना, ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ है ज़िम्मेदारी के साथ। और मुझे लगता है कि जब मैं ये काम ऐसे ही आया और करने लगा, तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा एक्साइटिंग है, ये तो बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि कई बार आपको फीडबैक मिलती है ना। तो बस ये जो एक पैशन था, मतलब एक शौक़ पैदा हुआ, और वो शौक़ जो है वो एक पैशन में बदल गया। अब आप यकीन मानिए कि जब मैंने बताया मैं हेड कर रहा था, मेरे अंडर तकरीबन 100 लोग काम करते थे। होता ना कि ऑरा है, मैं एक चैनल चला रहा हूँ, लेकिन जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं फिर एक बार एज अ रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट, राइटर, ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं जब चाहूँ कि लद्दाख की सरहद पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना की फ़ौज के साथ, मैं जाके वहाँ से रिपोर्ट करना चाहूँ, कर सकता हूँ, तो मैंने उसको चुना और उसको छोड़ दिया अपनी चॉइस से। कई लोग बड़े वो थे कि क्या है, मैंने कहा नहीं, मैं भी काम कर सकता हूँ, तो मज़ा आता है इसमें। सर जब आपने इस फील्ड में आए तो ऐसा बहुत सारा मोमेंट आया होगा जब आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के पड़े होंगे, तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए? देखें, गिव अप तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जर्नलिज्म में एक परेशानी आती है लोगों को आमतौर पे, ख़ास तौर पे उर्दू वालों को। पैसा उर्दू के पास कम है, जर्नलिज्म में बहुत पैसा है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जो चैनल चला रहे हैं उनके पास कितनी दौलत और कितना पैसा, बहुत है। उर्दू वालों के पास ये आता है, क्यों? इदारे उर्दू के सिमटते जा रहे हैं, और ये हमारी कमियां हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर भाई क्या कोई है उर्दू का चैनल जो जिसके लिए आप इंतज़ार करते हो कि डिनर के बाद नहीं मेरा शो आ रहा है यार मैं देखूँगा, है कोई? क्या कोई है उर्दू का जर्नलिस्ट जिसको आप ये कह सकते हो कि यार ये उर्दू जर्नलिस्ट है और बेहतरीन इन्वायरमेंट की स्टोरी करता है, ये स्पेशलिस्ट है, मैं इससे बात करूँगा? नहीं है ना। क्या कोई है? अभी टेक्नोलॉजी का कितना हुआ है। मान लीजिए कि कल को एक नई सैटेलाइट लॉन्च होती है इंडिया में, तो क्या मुझे ये नहीं बताना चाहिए दुनिया को कि उर्दू तबके को कि जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है आज, उससे एक आवाम को क्या फ़ायदा होगा? कोई बताता है? ये तमाम खबरें अंग्रेज़ी मीडिया में होती हैं, हिंदी मीडिया में होती है। हम सिमट गए हैं, हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये एक अलग मौजूद था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये परेशानी क्यों आती है। तो वहाँ पे उर्दूता जर्नलिस्ट को कई बार ये फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको मायूसी होती है कि मैं घर कैसे चलाऊँ, मेरी नौकरी कैसे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है फिल्म, ये बहुत लोगों के साथ आता है। लेकिन मुझे लगता है इसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। कोई कर ही नहीं रहा है, तो अगर आपके साथ पैशन है तो आप खुद का चैनल खोल करके कर सकते हैं, आपके अंदर और मौके हैं। तो ये परेशानी आएगी, हर जर्नलिस्ट को आएगी, और मुझे लगता है जर्नलिस्ट को ही शुरुआत जब आप किसी की करते हैं और अगर आप पैशन है, हार नहीं मानते हैं, तो कामयाब हो जाते हैं। सबको हर फील्ड में गिर के चलना पड़ता है। सर मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आप जब कैमरे पे होते हैं
तो आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और एकदम ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके अंदर कोई भी डर या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन आप पर्सनल लाइफ में कैसे हैं? मतलब वो आपका नेचर कैसा है? पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ, बड़ा बेखौफ आदमी हूँ और अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मोमेंट पता है क्या है? जब चार यार बैठे हों और कहा मार के हंस रहे हो, समझ रहे हैं? तो हम वो महफ़िलें ज़्यादा एंजॉय करते हैं जहाँ हमारे दोस्त शेक्सपियर की किसी लाइन को भी क्रिटिसाइज़ कर सके खुल के, ये क्या कहा है, ये लाइन तो गालिब ने कही है यार, अपने दौर में कही होगी, बकवास, ये चली ही नहीं आज। किसी थ्योरी को हमारे दोस्तों के बीच बैठे हो और कहे कि अरे यार ये थ्योरी जब दी थी तब दी थी अरस्तू ने, इसकी कोई मीनिंग नहीं है आज। समझ रहे मैं क्या करूँ? आज़ाद ख्याल, मैं बड़ा आज़ाद हूँ और बिंदास टाइप का आदमी हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उसको हम पूरा करते हैं, लेकिन मैं वैसे भी बड़ा बेखौफ बेखतर और इस तरह का इंसान हूँ। सर जैसे आपने बीबीसी में इतना लंबा टाइम किया, डीडब्ल्यू के साथ आपने काम किया, तो सर डीडब्ल्यू से एक है कि मतलब रशिया को लेकर के जो 2022 में लाया गया था, ये फॉरेजन करके उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, तो और फिर उसके बाद 2025 में भी फिर से उसको डिले किया गया, तो इसके पीछे क्या वजूहात है? मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यानी रूस की जो वॉर, जी, यूक्रेन की वॉर के बारे में? नहीं, रशिया का ये था कि उसमें ये कहा गया था कि आप उनके पर्सनल के अंदर जाकर के उनको लॉ को आप छेड़ रहे हैं, इस तरीके से रशिया का। जी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि 2 बार रशिया ने ऐसा किया? जैसे एक बार 2022 में भी उन्होंने लगाया था कि फॉरेन एजेंट को डिक्लेयर कर दिया गया, इस तरह से करके उन्होंने डीडब्ल्यू के खिलाफ लिखा था। और उस वक्त ये भी हुआ था कि जैसे बहुत सारे मॉस्को ऑफिस बंद कर दी गई थी, वेबसाइट्स उनकी ब्लॉक कर दी गई थी। जी, तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? जो हुक्मरान डेमोक्रेटिक सेटअप में कम बिलीव करते हैं वो मीडिया को पाबंदी लगाते हैं। मैं तो कहता हूँ दुनिया में किसी चीज़ का पाबंदी नहीं है भाई, किसी चीज़ पे आप किताब पे आप पाबंदी लगा रहे हैं। कोई किताब आ गई किसी की भी हो, आप कह रहे हैं अभी जैसे किताब का तो चल ही रहा है तनाज़ा, इस पाबंदी का कोई हल नहीं है। आप 10 किताबें लिख दीजिए उस किताब के खिलाफ, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो यूरोप में जो मीडिया का फ्लो है, जब कोई वॉर होता है, जब कोई जंग होती है, तो सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे यूरोप को एक थोड़ा सा रूस बड़ी ताकत है, और बड़ी ताकत जब किसी छोटे खित्ते में इंटरफेयर करती है, अपने अपने सबके जवाब होते हैं। तो पूरे यूरोप को ये है कि एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है कि हम आपके घर में मुदाखलत नहीं करेंगे, आप अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। लेकिन मान लीजिए कि मैं आपका पड़ोसी हूँ और मैं ताकतवर हूँ और आपके घर में नहीं आप ये काम ऐसे कीजिए, तो आपको कितना बुरा लगेगा, समझ रहे हैं? तो डीडब्ल्यू ने इस पे पूरा स्टैंड है, ये बहुत ही डेमोक्रेटिक स्टैंड है कि किसी मसले का जंग हल नहीं है। अच्छा देखिए कितने दिन से जंग चल रही है और फाइनली सोल्यूशन कहाँ आएगा? टेबल पे 4 लोग बैठेंगे, और तारीख रही है दुनिया की, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो फाइनली क्या होता है, लोग बैठते हैं और 2 कदम आप चलो 2 कदम मैं चलूँ, रास्ता पुर हो जाएगा। तो उनका यही कहना था। तो अब इसमें जब आप जंग कवर करते हैं तो क्या होता है कि अब रूस को ज़ाहिर है ये लगता हो कि ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो मेरे खिलाफ है। तो ऐसे बहुत बार करते हैं। हमारे मुल्क में नहीं होता क्या? आपने तो देखा है बीबीसी पे अभी हाल ही में 1-2 साल पहले आपने देखा होगा 2 बार छापे मारे गए, और कई बार बाद लोग कहने लगे थे शायद कई बार, इससे पहले सारी सरकारों ने, कोई इस हुकूमत या उस हुकूमत नहीं, ये जो लोग किसी ख़ास उस चीज़ से डरते हैं तो उस पर पाबंदी लगा देते हैं, और जिस पे पाबंदी लगाई जाती है किसी अखबार पे या किसी मीडिया इदारे पे, याद रखिए इसका मतलब वो कुछ सच कह रहा था, समझ रहे हैं? तो ये चलता रहता है, ये तमाम इदारों के साथ दुनिया में होता है। बहुत बार पाबंदी लगी, कभी इनफैक्ट टर्की ने भी लगा दी थी डीडब्ल्यू पे। तो ये इंटरेस्ट क्लैश होता था, ऐसे करते हैं। सर जर्मन मीडिया में डीडब्ल्यू के साथ आप काम कर रहे हैं,
तो वहाँ पे आप लोगों से मिलते होंगे, उनसे बात करते होंगे, तो वहाँ पर इंडिया को लेकर के या फिर इंडिया की खबरों को लेकर के क्या लोगों का सोच है, किस तरीके से वो इस बात को रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जर्मन मीडिया हो या यूरोप मीडिया हो, मीडिया जो है वो वहाँ का उसकी अपनी एडिटोरियल पॉलिसीज़ है कि वो किसी का साइड नहीं लेता, वो न्यूज़ को बैलेंस करता है। मसलन ये कि मान लीजिए कि कोई खबर ये खबर दी जाए कि इंडिया में मीडिया आज़ाद नहीं है ना, तो इंटरनेशनल का अपना एक डिकोरम है, एक रिपोर्ट आती है कि हर साल इतने ममालिक में इंडिया 165 में ऐसे कुछ जो वो कर नंबर जो भी है वो नहीं, लेकिन बहुत नीचे आ गई सपोज, और आप एक खबर कर रहे हैं DW की कि इस साल भी भारत उन दुनिया के उन ममालिक में से है जहां मीडिया की आज़ादी को ख़तरा या डिक्लाइन पे है, वो इतने नंबर पे आ गया। नाउ टू डू दिस न्यूज़ अगर आप ऐसे अकेले कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादती करेंगे आप। अब आप ये न्यूज़ करेंगे कि ये इस इदारे की रिपोर्ट है, लेकिन हुकूमत ये कहती है, हुकूमत ने इसकी तरदीद की है, उसकी मंतिक ये दलील ये है कि ये गलत इस तरह है। तो आपने जब खबर की तो दोनों पहलू ले लिए, इस मुल्क का जो वर्जन है वो आपकी रिपोर्ट में है, और जिन लोगों ने ये कहा है दोनों को हमने बैलेंस किया। अब हम आवाम पे छोड़ते हैं कि वो ये फैसला करें कि कौन सा ही करूँ, हम नहीं कहते, हमारे यहाँ ये आज़ादी है। चुनांचे बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद करते हैं हमारे बाहर DW या ऐसे मीडिया को कि अरे उन्होंने ऐसी खबर छाप दी, ये सब है, लेकिन हम उसको बड़ी तहकीक से छापते हैं, बहुत उस पर काम करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और वही चीज़ें कहते हैं जो फैक्ट्स अवेलेबल है, हम कुछ नहीं कहते। और जो अच्छे काम होते हैं उसको भी, जैसे अभी आने वाले हफ्ते में AI कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में, दिल्ली में, मसनूई ज़हानत जिसको आप कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंटरनेशनल है, उसमें फ्रांस के सदर मैक्रोन भी आ रहे हैं, उस पर हम खबर करेंगे। तो अब उसमें हम कि भाई भारत एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है, अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसकी अच्छाई भी की जाती है। सर, जियोपॉलिटिक्स जैसे आपका टॉपिक है उसके ऊपर आप काम करते हैं, तो इसके ऊपर जो चैलेंजेस आते हैं उर्दू ऑडियंस को लेकर के, उसके बारे में कैसे आप उसको टैकल करते हैं या फिर किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं? उर्दू मीडिया में जो उर्दू ऑडियंस है आप उनके लिए पेपर न्यूज़ में शाया करवाते हैं, तो इसके बारे में किस तरीके से उसको आप देखते हैं कि मतलब लोग कितना समझते हैं और क्या समझते हैं? फिर आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में लोग कितनी नॉलेज रखते हैं, उनके लिए इसको कैसे आप लोग समझते हैं और कैसे टैकल करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो? पहली बात तो ये है कि इस तरह की खबरों में सबकी दिलचस्पी होती है। जो पॉलिटिक्स के जो मसाइल होते हैं, इंडो पाक रिलेशंस हो या ख़ित्ते में जो टसल चल रही है, तो जैसे मान लीजिए बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात थे जब तक शेख हसीना थी, वो उनका ख़ात्मा हुआ तो ताल्लुकात ख़राब हो गए। सब जानते हैं क्यों ख़राब हो गए, क्या वजूहात थे, किसकी गलती है, और अब जब ख़राब हो गए हैं तो भारत क्या कर रहा है, कितने पहलू हैं इसके। तो इस पे आप अच्छे से रिसर्च करते हैं, जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, आप ख़ुद नहीं कहते, एक्सपर्ट्स की कहते हैं कि आखिर आया दो ममालिक के बीच ताल्लुकात इतनी जल्दी एक शख्स पे टिके थे, सवाल पूछते हैं तो लोग बताते हैं। जैसे इसके बारे में अक्सर यही कहा गया कि भारत की जो खारजा पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी को कभी एक शख्स पे टिका नहीं रहना चाहिए। खारजा पॉलिसी जो होती है, फॉरेन पॉलिसी, वो किसी शख्स से जुड़ी नहीं होती, कंट्री से जुड़ी होती है। आप रहें, मैं रहूँ, नहीं रहूँ, पॉलिसीज एक रहती हैं, तो क्या कहीं गलती हुई उसमें करते हैं। तो जब आप ये सवाल पूछते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, अचानक भारतीय फ़ौज बांग्लादेश की सरहद पे क्यों इतना डिप्लॉयमेंट कर रही है, क्यों, क्या मुसीबत आ गई। अब जब ये कहेंगे, सिर्फ इतनी बात ले लीजिए कि जैसे ही आप हेडलाइन लगाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि भारत सरहद पे इतनी फ़ौजें तैनात कर रहा है, द मोमेंट यू से दिस सेंटेंस और इज पुट इनटू द हेडलाइन, पीपल विल बी इंक्विजिटिव एंड वेरी क्यूरियस टू नो ये क्या हो रहा है। वो चाहे हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे दिल्ली में बैठा हो
और चाहे इस इलाके खित्ते का आदमी न्यूयॉर्क में बैठा हो, ही विल लव टू नो इट। अब हमारा जो ऑडियंस है, हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है या उसको तारीख़ पता नहीं है। तो जब हम स्टोरी करते हैं तो हम उसका, अब मैं उस खबर में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि वो एक चैलेंज रहता है कि हम अपने ऑडियंस को क्या क्या बातें बताएं, किस अंदाज में बताएं कि उसको ये कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जाए। कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको समझाना। और इसमें बड़ी दिलचस्पी रहती है। हमारे यहाँ के लोग जो अनपढ़ है, एक तो पढ़ा लिखा तबका है, जब वो शाम को तापने बैठता है अलाव पे आग जला के, सर्दियों में हल जोत के आता है, दिन भर खेत में काम करके आता है, चुपचाप आप कहीं खामोशी से बैठ जाइए उससे अलग और उसकी बातें सुनिए। आपको हैरत होगी कि ये इतना पॉलिटिकली अवेयर कितना है, इसको इतनी समझ कैसे है। तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। कई बार उसमें कुछ नुआंसेस हंसी के भी होंगे, बट सी द इंटरेस्ट, सी द पीपल कितने क्यूरियस हैं, उनमें कितनी वो, उसको हिंदी में हम जागरूकता करें, अवेयरनेस, बेदारी कितनी है उनमें। तो ऐसी जब आप खबरें करते हैं उसको सबको, बट हमारा प्रॉब्लम उर्दू का है, चूँकि ये उर्दू का मैं बता दूँ। अब उर्दू दा तबका क्या करता है, इधर से प्रेस रिलीज आई, उधर से प्रेस रिलीज आई, छाप दिया। उसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जाके तहकीक करे कि हो क्या रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्या। अरे भाई बताओ ना उसको कि ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए शुरू हुआ, इसके नतायज ये बरामद हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि मतलब फॉर द एग्ज़ाम्पल कि वो चिकन नेक है, वो हमारी जो 7 रियासतें हैं भारत की, वो 22 किलोमीटर का ही इतना सा एक पट्टी है, इस पर कोई आके बैठ जाए तो ये तो हमारी 7 रियासतें ही निकल जाएंगी, है ना। और ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट से यहाँ पे चाइना बैठा है, यहाँ पे फलाना बैठा है, तो ये तो हमारे पास तो ज़मीन ही तंग है, ज़रा सी बची हुई है। तो फौज ने मैं एक बात कह रहा हूँ, ये स्टोरी में मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर सबको दिलचस्पी होगी, सब। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपके लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये हम नहीं करते, ये मैं बहुत डंके की चोट पे कह रहा हूँ। हमारा जो डिक्लाइन हुआ है सिर्फ इसीलिए हुआ है कि हम बग़ैर तहकीक के सिर्फ दूसरों की कई बातें चलाते हैं, हम खुद नहीं करते। हम खुद, कोई आप पूरे इंडिया में सोच लीजिए, कोई जर्नलिस्ट गया होगा क्या ये देखने कि पेंगोंग लेक पे जो कहते हैं ना बार बार कि चाइना यहाँ आ गया या ये हो गया, कोई गया है क्या? नोबडी, बस सुन लिया इधर। हम करते नहीं, ये उर्दू वालों का प्रॉब्लम है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में अगर आप करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है, बहुत मज़े से लोग इस स्टोरी को देखेंगे, सुनेंगे, और मुझे लगता है जो पढ़ने वाला तबका है वो पढ़ेगा भी। फॉरेन पॉलिसी रिपोर्टिंग जो होती है और ऐसे जो नेशन वाइज होती है, उस दोनों में के बीच में क्या फ़र्क होता है और उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? जैसे एक नेशन हो गया इंडिया और आप फॉरेन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का उसके बीच का जो भी हो, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। फॉरेन पॉलिसी जो है, खारजा पॉलिसी, उसमें क्या होता है कि भारतीय मीडिया का जो रवैया है हमारा बिल्कुल अलग होता है। तो आम तौर पे जैसे मान लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा UN में क्लैश रहता है, कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच में, कई बार वो क्लैश भारत और बांग्लादेश में, कई बार वो क्लैश चाइना से भी हो सकता है, दोनों के। तो आप देखोगे कि जब इंडियन मीडिया खबर करेगा तो उसकी हेडलाइन होगी इंडिया स्लाइम्स पाकिस्तान इन UN और UN सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया, मतलब इस तरह की लफ्ज़ होगी। अच्छा, अब खबर पढ़ लिया आपने, तो उस पूरी खबर में ये नहीं होगा कि आखिर ऐसा क्या चाइना ने या बांग्लादेश ने या ढाका ने या इस्लामाबाद ने कह दिया था जिस पर भारत इतना गुस्सा आया और भारतीय सफ़ीर ने ये बातें कही। पहले कुछ कहा होगा ना, तभी तो आप उसका जवाब दे रहे हैं। आमतौर पे ऐसे ही एक तरफा खबर मिलेगी, इंडिया ने ये कहा, इंडिया ने ये कहा। अरे क्यों कहा? हम जब खबर करते हैं इंटरनेशनल मीडिया में तो हम उसका पूरा पर्सपेक्टिव देते हैं कि इस इशू पे बांग्लादेश ने ये बात कही थी जिसको भारत ने रिजेक्ट किया या डिनाई किया या उससे मुत्तफिक नहीं है। अब जब हम ये खबर देते हैं तो फिर हम जाते हैं
और उसके बाद हम तो कई बार इस पर हेडलाइन लगाते हैं, तो आखिर ऐसा क्या था कि भारत इतना बड़ा हो गया। अब भारतीय सफ़ीर इस चीज़ का जवाब दे रहे थे, उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। अच्छा तो क्या कहा था फलाने मुल्क ने, तो उन्होंने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। समझ रहे हैं? उसको हम ये एक चैलेंज हमारे लिए कम होता है, ये इन लोगों के लिए जो डोमेस्टिक मीडिया उनके लिए। इंटरनेशनल मीडिया का ये स्टैंडर्ड है कि हम जब खबर करेंगे तो सबको वो देंगे। और कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है, फॉरेन पॉलिसी का तो कॉन्फ्लिक्ट खत्ते में बहुत ज़्यादा ही है। यानी हर दिन कोई ना कोई खबर आ जाएगी कि ये फलाने पाकिस्तान ने कह दिया, श्रीलंका के मछुआरे पकड़ लिए गए, या बांग्लादेश से तो आप समझ ही रहे हैं चल रहा। अब तो नेपाल के साथ भी बड़े बुरे हाल हैं, किसी न किसी चीज़ पर होती रहती है ना। तो हम उस पूरे प्रेस, ये हमारे लिए चैलेंज नहीं ज़्यादा, हम हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं, खबरें जो आती हैं उस हिसाब से दोनों के पर्सपेक्टिव को देते हैं कि इस बात की लड़ाई थी, उस पर ही इन दोनों ने इस बात पे लड़ा है। असल हकीकत ये है, अब वो असल हकीकत ये है कि कश्मीर की जब आप खबर करेंगे तो आप लिखेंगे कि दोनों में बहस हुई, लेकिन ये मसला पिछले 75 बरस से ऐसे चल रहा है और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, इसी पे लड़ाई। ये इंटरनेशनल मीडिया का स्टैंडर्ड है। सब पोस्ट कॉलोनिकल सोसाइटी जो है तो वो इंग्लिश में डोमेन कर रही है, तो उसमें उर्दू को लेकर के आना या फिर और भी रीजनल लैंग्वेज हैं वो सब पीछे रह जा रहे हैं। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पे हम उर्दू के लिए भी बात करेंगे कि उसको बढ़ाने के लिए हम लोग को, या फिर आप उसके ऊपर क्या क्या मशवरे देना चाहेंगे, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान है, इंग्लिश, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस ज़माने में, क्योंकि जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, कोई भी चीज़ पहले आती है वो अंग्रेज़ी में ही आती है। तो मैं तो तमाम यंग जनरेशन को कहूँगा कि आपको अच्छी अंग्रेज़ी आनी चाहिए, लेकिन अपनी जो मादरी ज़ुबान है वो भी कम अहम नहीं है। यानी एक कश्मीरी अगर कश्मीरी ज़ुबान भूल जाएगा तो अपनी पूरी तहज़ीब व सकाफ़त भूल जाएगा। एक तेलुगु, जिस दिन उसको तेलुगु ज़ुबान नहीं आएगी वो अपनी तहज़ीब से हट जाएगा। समझ रहे हैं? यही हाल उर्दू का है। उर्दू ज़ुबान के साथ थोड़ी सी ज़्यादती इसलिए भी है क्योंकि इसको एक तरह से मुसलमानों की ज़ुबान समझ लिया गया बदकिस्मती से। तो इसकी तरक्की पे ये इसको रोज़गार से कम इस मुल्क में जोड़ा गया और उसका मेयार गिरता गया, उसमें हमारा कसूर है। सबसे पहला कदम मैं कहूँगा कि तमाम नई जनरेशन के लोग जो हैं, जो अभी हैं, जो आने वाले हैं, उनको ये चाहिए कि खुदा के अपनी तहज़ीब के लिए अपने बच्चों को उर्दू तालीम दें। इतनी दें कि वो पढ़ लें, थोड़ा बहुत लिख लें, तो उससे वाबस्ता रहेंगे। यानी इतनी खूबसूरत ज़बान है कि आपके मुखालिफिन भी जब सुनते हैं तो कहते हैं अरे वाह क्या कह दिया। कितनी बार होता है मेरे साथ कि मैंने कोई जुमला बोल दिया, कहते अरे, समझ रहे हैं? उस खूबसूरती का हम खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं ये सच बात बता रहा हूँ कि हम जब रोज़मर्रा की गुफ्तगू करते हैं, हमें वहाँ पे भी लगता है कि हम इंग्लिश हो गए, आधी हिंदी, आधी अंग्रेज़ी, आधी उर्दू। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि क्या। तो एक उर्दू सीख लिया, दूसरे उर्दू को अगर उसी प्लेटफॉर्म पे वापस लाना है तो हमें जैसे दूसरे लोगों के साथ मुकाबला compete कर रहे हैं, हम इतने जॉनर्स आ रहे हैं, उसमें हमारे एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे आपने अभी बताया ना कि आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं और आपको मेडिकल में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन आप आके एंजॉय कर रहे हैं, तो यार आप सेहत से मुतालिक करें ना, खूब अच्छी सारी खबरें और मीडिया कहीं नहीं दिखता है, कम दिखता है ना। टेक्नोलॉजी पे करें ना, आप लॉ पे करें, कोई है ही नहीं। तो नई टेक्नोलॉजी तरबियत का फुकदान है, यानी बेहतरीन आपको यंग जर्नलिस्ट मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मिल जाएंगे। उर्दू से जो ग्रेजुएट हो रहे हैं लड़के, वो पता नहीं किस ज़माने में पूरा बदलने की ज़रूरत है हमें। हम हर दिन यही खबर करते रहते हैं कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के है, ये अच्छी बात है, वो हमारे लीडर हैं, 200 बरस हो गए हैं उर्दू के जर्नलिज्म के। अरे भाई पिदरम सुल्तान बुअत जो कहते हैं, हमारे दादा बादशाह थे। आप क्या हैं, हम क्या करें? जब हम ये सब मिल करके एज अ जर्नलिस्ट करने लगेंगे, हमारी इतनी शानदार लेगेसी है उर्दू की, है ना, इतना रिच अदब है। जो मंटू ने लिखा है यार, वो किसने लिखा है अपने ज़माने में, आज लोग नहीं सोच सकते। जो बातें इसमें चुगताई ने,
जो बातें फैज़ ने इनकलाबी शायरी की है, आज उसकी ज़रूरत है। आज लोग नहीं कह पाते, और जब कहते क्या बात है, लेकिन हम सब भूले जा रहे हैं। हम में कोई ऐसा है ही नहीं जो कर पाए, समझ रहे हैं? वो करने की ज़रूरत है, आपको लोग सुनने लगेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ने वाले कम हो गए हैं, लेकिन उर्दू से मोहब्बत करने वाले नई जनरेशन में बहुत है। अगर आप वो फ्लेवर देंगे, आपको यकीन मानो वही खबर हिंदी में होगी ना, और वही उर्दू में होगी। अगर उर्दू का फ्लेवर है, वो जायका है जो उर्दू का है, बंदा उर्दू में सुनना पसंद करेगा। बट आप करें तो, ऐसे बंदों को पैदा तो करें। सर, आपको लगता है कि उर्दू मीडिया जो है, तो उर्दू मीडिया को इंटरनेशनल रिलेशन उसका जो है वो कैसा है उर्दू को लेकर के? बस वो जैसे मैंने बताया ना कि वो भी वही करता है जो हम सब धरने पे कर रहे हैं। प्रेस रिलीज लेता है। प्रेस रिलीज आप समझ रहे हैं कि एक हुकूमत की तरफ से एक प्रेस रिलीज आ गई कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, उसने छाप दिया, बस वो खबर को आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा, अब ये बताइए कि खबर आपने तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, शाम को पढ़ी हुई है ना खबर, सब जान लिया आपने, सारा मोबाइल पे देखा, वही सुबह पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ेंगे आप? आगे बढ़ाओ ना भाई आप आगे बढ़ाइए कि खबर ये हो गई है। अच्छा, जैसे आज की खबर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। बांग्लादेश में बीएनपी पावर में आ गई है और जमात इस्लामी को वो नहीं बात मिली, तो आप इस पर एक तज्जिया करें ना। आप देख लीजिएगा कल उर्दू के अखबार उठा करके, ये जमात पावर में आ गई है, उसको इतनी सीटें मिली, इतनी, अरे कौन पढ़ेगा यार? अब आप लिखिए कि सियासी तकदीर बांग्लादेश की बदली जो है वो अगले 4 साल में क्या चैलेंजेस हैं उसको, क्या भारत के साथ उसके रिश्ते वैसे ही हो पाएंगे जैसे हसीना के दौर में थे, या ये कि जो उनका आइलैंड है, उनका एक आइलैंड है जिसमें अमेरिका बहुत दिनों से आया करता है कि मैं अपना फौजी अड्डा बनाऊँ, चाहना चाहता है मैं, वो किसी को नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये जो हुकूमत आई, मतलब मैं 10 टॉपिक दे सकता हूँ जिसमें 10 आर्टिकल कल लिखे जा सकते हैं, नई हुकूमत बनी है, कोई नहीं करेगा उर्दू वाला, लेकिन अंग्रेज़ी के अखबार कल देखिएगा सब लिखेंगे। सर, उर्दू में जैसे उर्दू की पढ़ाई कराने के लिए या उर्दू मीडियम से पढ़ाने के लिए आज के पेरेंट्स भी और बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी ये सोचते हैं कि उर्दू मीडियम से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम कैसे ग्रो करेंगे। तो इसके ऊपर आप थोड़ा रोशनी डालिए कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, उनका फ्यूचर कैसे ग्रो हो सकता है जर्नलिज्म फील्ड में या अदर फील्ड में। देखिए, उर्दू तो डिक्लाइन पे है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये मशवरा ज़्यादा नहीं दूंगा कि हर चीज़ उर्दू मीडियम में ही पढ़ें। उर्दू एक ज़बान की तरह पढ़ें ना यार। देखें, मैं क्या है, हमें बचपन में छोटी सी फ़ारसी पढ़ाई गई थी, मुझे उसके आज भी जुमले याद हैं, समझ रहे हैं। एक ज़माना था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पूरा MBBS का कोर्स उर्दू में था, अब नहीं, अब तो उर्दू ही नहीं है, किताब है भाई इस पर। मैंने खुद वो किताब पढ़ी है कि MBBS का कोर्स कैसे होता था, इतनी मोटी किताब है। और वो किताब अगर पढ़ेंगे साइंस से मुतालिक, तो उसने एक चैप्टर एटम बम जो होता है ना, इसकी एटम्स को जो एक्सप्लेन किया है, वो इतना ज़बरदस्त आपको लगेगा, कहेंगे यार ये भी उर्दू में लिखा जा सकता है। वो ज़माना ख़त्म हो गया। मैं ये नहीं चाहता कि हर चीज़ उर्दू, लेकिन उर्दू ज़ुबान आनी चाहिए। ये ऐसे कोई नहीं आएगा, ऐसे कोई नहीं देगा अपनी तहजीब से। कोई भी आता है जर्मनी से या छोटे से मुल्क से जिसकी आबादी सिर्फ 4 करोड़ है, वो अपनी ही ज़बान में यहाँ प्रेस करके, उसको प्यार है, उसको मोहब्बत है अपनी ज़ुबान से। हम क्या है, हम गुलामी में चले। बट मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज़ी नहीं, अगर नहीं आएगी आप तो आप पीछे चले जाएंगे। बाईलिंगुअल भी नहीं बनिए, आपको दोनों ज़ुबानें आनी चाहिए, ज़रूरत पड़े दोनों में काम करूँगा। ये फार्मूला अपना लीजिए, ये फार्मूला जिसने अपनाया वो कामयाब है। आप बाईलिंगुअल का ज़माना है। और टेक्निक सर, लैंग्वेज बैरियर बनता जा रहा है अभी के स्टूडेंट के लिए। एक लैंग्वेज अगर किसी को आती है, जैसे मदरसा बोर्ड से अगर ले लीजिए किसी बच्चों को, तो जैसे वो पूरे प्रॉपर वे में उर्दू बैकग्राउंड से होते हैं, तो क्या उनका, या फिर जो रीजनल लैंग्वेज से होते हैं, अगर उन्हें कोई अदर लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो क्या उनकी लैंग्वेज उनके लिए बैरियर बन सकता है लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए? मेरे ख्याल में लिखने पढ़ने के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई एक ज़ुबान आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अच्छे से कम्युनिकेट करें। मेरा ज़ाती तजुर्बा है, तो कम्युनिकेट करने के लिए ऑफिशियली अंग्रेज़ी ज़ुबान सभी इस्तेमाल करते हैं, वो आपको आनी चाहिए। और एक आपकी ऐसी ज़ुबान हो जिसमें बेहतरीन स्क्रिप्ट लिख लें, जिसमें आप बेहतरीन सोचें कि आप करते हैं, जैसे मैं उर्दू में करता हूँ ज़्यादा, तो ये बहुत बेहतर है।
अगर किसी शख्स को ज़ुबान नहीं आती है तो सीखना चाहिए। बहुत कुछ सीख लेते हैं, मैंने देखा। मार्कटली कुछ जानते हो, कितने अच्छे हिंदुस्तानी बोलते हैं, एक अंग्रेज़। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये अपने लगन पे है, बहुत कुछ सीख सकते हैं लोग। हमारा एक साथी है रऊफ़, अक्सर जाता है, जहाँ जाता है बंगाली तो 4 दिन के बाद आधी बंगाली बोलने। शौक़ होना चाहिए भाई, इसमें क्या बुराई है। आपके जितने बड़े अकाबरीन हैं, जो बड़ी शख्सियात हैं, पढ़िए उनको। अबुल कलाम आज़ाद कितनी ज़ुबानें जानते थे, अरबी जानते थे, अंग्रेज़ी जानते थे, उर्दू जानते थे, हिंदी जानते थे। अली मियां नदवी को 14 ज़ुबानों में किताब आती थी और उन्होंने कम से कम 9 ज़ुबानों में तो किताब लिखी है। सोचिए आप, इसमें ये कोई बुराई नहीं, बच्चों को सिखाना चाहिए। अंग्रेज़ी लेकिन ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि वो एक फर्स्ट हैंड है। उर्दू ज़ुबान पे हम बात करें तो इसमें हमारा कसूर है। ये बात सही है कि हुकूमतों ने उसको तर्क कर दिया है, लेकिन अगर हम सब मिल कर के उसके मेयार को बुलंद करें, है ना, उसको बेहतरीन अंदाज में पेश करें, आई एम श्योर पीपल विल लव टू हियर इट, पीपल विल लव टू वॉच योर स्टोरीज। सर, जैसे आपने कहा कि हुकूमत ने उसको दर्ज कर दिया है, तो इस पे मेरा एक सवाल उठता है कि अगर हमको वहाँ से उर्दू को उठाना है, ताकि तो उसके लिए हमें क्या क्या अपने बच्चों को हो गया या फिर पब्लिक को या फिर ऐसे क्या चीज़ें सिखानी चाहिए उर्दू वाले लोगों को, या फिर एज अ मुस्लिम जैसे लैंग्वेज बैरियर बना दिया गया है कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के लिए है। इस तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं, इसको किस तरीके से कैसे ख़त्म करने के लिए हम लोग को क्या चीज़ें कोशिश करनी चाहिए या उसके ऊपर किस तरीके से काम करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जैसे तमाम ज़ुबानें जो ट्रेंड है अभी, वो हिंदी का भी यही होगा। अगर तवज्जो न दी गई, आप देखिए ना, आप जो नई नस्ल के जितने बच्चे आ रहे हैं वो हिंदी भी नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टेट्स की ज़ुबानें, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, दिल्ली में सबसे बेहतरीन स्कूल जो क्रिश्चियन मिशनरी का है, कोलंबस, तो मुझे ऐसे पता चले कि मेरा ही एक क्लासमेट वहाँ उर्दू पढ़ाता था। तो मैंने कहा कि तुम क्या करते हो? तो उसने कहा ऐसे मैं उर्दू पढ़ाता हूँ। मैंने कहा कहाँ? तो मैंने कहा कोलंबस में तुम उर्दू पढ़ाते हो? करेगा हाँ। अब क्या हुआ? तो जो मुतमव्विल या जो पैसे वाले लोग हैं, उनके मुसलमानों के बच्चे तकरीबन मान लीजिए 1000 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो 100-200 मुसलमान भी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन तमाम पेरेंट्स ने कहा कि भाई हमारे बच्चों को हम चाहते हैं कि उर्दू सिखाएं, आप एक टीचर रख लीजिए, अगर आपको फ़ीस चाहिए तो थोड़ी हम दे देते हैं। अब वो उन्होंने फ़ीस दी या नहीं दी ज़्यादा, लेकिन उस स्कूल में बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए थी। आप स्कूल कॉलेज में आप इतनी ही ज़ुबान सीखते हैं कि बस सीख लेते हैं, बाद में हॉनिंग जो करने का है, उसको तराशने का जो फ़न है, वो आप ख़ुद आगे चल के करते हैं। आप शायरी सीख लेते हैं, आप अच्छा बोलना सीख लेते हैं, ये आपके ऊपर है, ये हम सबको करना चाहिए। हुकूमतों से ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए, वैसे उनको करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उनसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करना ठीक नहीं। वो हर चीज़ का बजट कम करते जा रहे हैं, एजुकेशन का बजट इंडिया में कितना है। लेकिन हुकूमतें ये काम कर सकती हैं कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, ज़ुबानें मकामी, उनको फ़रोग़ देने के लिए थोड़ा सा बढ़ावा दे सकती हैं चैनल्स के थ्रू कि हर ज़ुबान मीठी है, सबको लोगों को ये कह सकते हैं। अब उर्दू के हवाले से तो आपको तो पता है, हमारे वज़ीर आला यहाँ के सबसे बड़े स्टेट के, उन्होंने कहा ये कठमुल्लों की ज़ुबान है, और कठमुल्ला अगर देखा जाए तो डिक्शनरी में उसकी मीनिंग होता है जाहिल। जबकि कितने बड़े बड़े जजेस है ना, एक इलाहाबाद के एक चीफ जस्टिस थे, क्या थे, उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट में भी आया, कुछ नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि ये उर्दू है जो मेरे यहाँ तक। कितने बहुत खूबसूरत तारीफ लोगों ने की है, पता नहीं क्या क्या कहा है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बेहद शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा।